हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हंगेरियन एम्बेसी में वर्क वीज़ा का इंटरव्यू कैसे होता है, एम्बेसी कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे करती है और उनके आपने क्या परफेक्ट आंसर देने होते हैं। और ये कि जब आप एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करो वीएफएस में, दुबई में या पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल, बांग्लादेश में, तो आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करते वक्त अपनी फ़ाइल को आपने कैसे मैनेज करके लेके जाना है एम्बेसी में, और एम्बेसी में इंटरव्यू क्या होगा आपका, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ बर वक्त मौसूल हो सकें। तो गाइज़, हंगरी क्योंकि शेंजन का पार्ट है, तो हंगरी का जो वर्क वीज़ा होता है उस वर्क वीज़ा के ऊपर आप बाकी के शेंजन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आपको किसी किस्म के प्लस वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, आप शेंजन जोन के अंदर फ्री आप घूम फिर सकते हो। आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहो, जर्मनी, स्पेन, इटली, आप आ जा सकते हो, इस चीज़ की आपको परमिशन होती है। तो इसलिए हंगरी का जो वर्क वीज़ा का इंटरव्यू होता है ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, और वीज़ा ऑफिसर आपसे ये चीज़ इंश्योर करने की पूरी कोशिश करता है कि आप सिर्फ वर्क पर्पज़ के लिए वहाँ पे जा रहे हो, या कि आपका वहाँ जाने का मकसद हंगरी में कुछ और है, वहाँ जाके आप आगे स्किप हो जाओगे। तो वीज़ा ऑफिसर जो सवाल जवाब आपसे पूछेगा वो A to Z आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। जो आप फाइल सबमिट करोगे एम्बेसी के अंदर, उस फाइल के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हैं उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड यानी कि आपसे क्वेश्चन करे। ये नहीं कि वो सिलेबस है आपका, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सिलेबस है आपका, तो सिलेबस के अंदर से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। आउट ऑफ सिलेबस आपसे वो कोई सवाल नहीं करेगा। हाँ, ये वो आपसे पूछ सकता है कि आपको हंगरी के बारे में क्या पता है, या आप हंगरी ही क्यों जाना चाहते हो, या हंगरी का ये आपने क्यों सेलेक्ट किया, तो ये आपसे सवाल कर सकता है। लेकिन ओवरऑल जो 90% आपका इंटरव्यू होता है वो आपका जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसके बिहाफ भी आपसे वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो लोग दुबई में वीएफएस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उनका कोई इंटरव्यू नहीं होता। मोर देन 99% केसेस में इंटरव्यू नहीं होता। किसी एक आध सिनेरियो में एम्बेसी वीएफएस को कहती है कि आप इस बंदे की अपॉइंटमेंट बुक करके इसको एम्बेसी भेजें ताकि हम इसका इंटरव्यू कंडक्ट करें। अगर किसी के डॉक्यूमेंट पर उनको शक हो कि भाई ये फेक हैं या ये बंदा किसी और पर्पज़ के लिए जा रहा है, तो उसका वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अदरवाइज़ वीएफएस से जहाँ पर भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, ओमान से खैर बीएलएस के थ्रू होते हैं, दुबई से वीएफएस के थ्रू होते हैं, और इन कंट्रीज़ में हंगेरियन एम्बेसी को थर्ड पार्टीज़ जो कंपनीज़ हैं, एजेंसीज, वो डील करती हैं। तो उस सिनेरियो में आपका इंटरव्यू बहुत कम होता है। इंडिया के अंदर भी, मुंबई में अगर आप वीएफएस के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू हो। लेकिन पाकिस्तान में इंटरव्यू लाजमी होता है, और इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी आपका इंटरव्यू लाजमी होता है। नेपाल के लोगों को भी इंडियन एम्बेसी लगती है, वो इंडिया में आके अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो काफ़ी सारे केसेस में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जो लोग अपने वीएफएस या बीएलएस के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं उनके इंटरव्यू के चांसेस कम होते हैं। बहरहाल, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि आपसे अगर इंटरव्यू हो तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपसे जो इंटरव्यू आपका होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। जो वीज़ा ऑफिसर आपसे सवाल जवाब पूछेगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग पूछेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपसे वो पूछ सकता है आप किस कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो, आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए, आपका जॉब टाइटल क्या है, आप वहाँ पे हंगरी में जाके क्या करोगे, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी आपकी। तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ होगा या वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, आपने वही चीज़ वीज़ा ऑफिसर को बतानी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करने के लिए हंगरी जा रहे हो। इसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकता है वीज़ा ऑफिसर कि आप की सैलरी कितनी होगी, हंगरी में आपकी सैलरी कितनी है, और कौन सी जगह पे आप काम करोगे, यानी कि बुदापेस्ट में या हंगरी के कौन से शहर में आपकी ड्यूटी लगी है, कौन सी जगह पे जाके आप काम करोगे, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा वो आपसे ये भी ज़रूर पूछते हैं कि आपको ये जॉब कैसे और कहाँ से मिली, तो आपके पास इसका वैलिड प्रूफ या आंसर होना चाहिए। अगर आपने जॉब किसी एजेंसी या कंसल्टेंसी के थ्रू आपने अप्लाई किया तो फिर आपको उनका जिक्र करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपने ख़ुद इंटरनेट से अप्लाई की है तो फिर आप बता सकते हो कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया जॉब और मुझे ऑनलाइन ही इसकी कन्फर्मेशन मेल आई और उन्होंने, कंपनी ने मुझे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। तो इस तरीके से आप अपना वीज़ा इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो बहुत से लोग वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में ये गलत बयानी करते हैं कि वो अनमैरिड हैं, क्योंकि मैरिड बंदे का वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल से लगता है, क्योंकि उसके लिए उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को पालना होता है। तो
काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स में झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वो अनमैरिड हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद साल 2 साल के बाद जब वो अपनी फैमिली के लिए रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर उनको रिजेक्शन मिलती है। तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आते वक्त आप अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म की रद्दबदल मत करें, कोई फेक बयान मत रिकॉर्ड करवाएं, कोई फेक स्टेटमेंट मत दें, क्योंकि जो भी आप इंटरव्यू के अंदर हम कलामी करते हो या बातचीत होती है आपकी वीज़ा ऑफिसर के साथ, वो सारी रिकॉर्ड होती है। वो आपके उस कंट्री में पासपोर्ट मिलने तक आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन या जो इंटरव्यू होगा वो उनके पास सेव रहेगा। वो उसको कभी भी सुन सकते हैं। अगर उनको कोई भी सिक्योरिटी रीजंस हों या वो आपकी डिटेल निकालना चाहें तो एम्बेसी के अंदर जो आप इंटरव्यू देते हो वो आपके पासपोर्ट मिलने तक, बल्कि उसके बाद भी वो एम्बेसी के पास सेव रहती है आपकी सारी रिकॉर्डिंग। तो कोशिश करें कि जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें एम्बेसी के अंदर तो सच बताएं, जो भी आपकी डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आपका जो स्टेटस है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी आपके बच्चे वगैरह हैं, आपने सारी चीज़ खुल के बतानी है। कोई झूठी स्टेटमेंट या कोई फॉल्स स्टेटमेंट आपने नहीं देनी एम्बेसी को। तो इस तरीके से आपसे जो इंटरव्यू होगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आपसे सवाल जवाब आपकी कंपनी के रिलेटेड और आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड किए जाएंगे, तो जो आपको पता होने चाहिए। आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आप हंगरी में कहाँ जा रहे हो, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, क्या काम करने जा रहे हो, कितनी सैलरी होगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपकी फ़ाइल जो है वो कैसे आपने मैनेज करनी है जो आप एम्बेसी में सबमिट करोगे। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि वीज़ा फ़ाइल के ऊपर कौन से डॉक्यूमेंट ऊपर रखने हैं, कौन से नीचे रखने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मसला होता है। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को समझने में समटाइम अगर उसको तकलीफ़ हो रही हो आपके डॉक्यूमेंट्स को समझने में, अगर आपने इतने उलझा के रखे हैं डॉक्यूमेंट, तो ये आपको पहले ही पता है कि वीज़ा रेशो ऑलरेडी हंगरी के वर्क वीज़ा की इतनी रेशो इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान और इंडिया से। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इतने उलझा के आपने रखे होंगे और प्रॉपर सिग्नेचर वगैरह नहीं होंगे जगह पे, तो वो आपके वैसे रिजेक्शन आ जाएगी। मैं ये आपको बताता चलूँ, कोई डॉक्यूमेंट जब आप एम्बेसी में सबमिट करते हो तो अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए लेकिन आपने ना किए हों, तो उस डॉक्यूमेंट को एम्बेसी मानते ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया, आपने अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट सबमिट किया, लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपके सिग्नेचर नहीं हुए हुए, तो फिर उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को इमिग्रेशन कबूल ही नहीं करती और आपकी रिजेक्शन उसकी बेस पर भी लग सकती है। तो कोशिश करें कि आप जब एम्बेसी में अपनी फ़ाइल लेके जाएं तो किसी बेहतर बंदे से, एजेंट से या कंसल्टेंट से, खैर आजकल के जो एजेंट आ गए हैं बाज़ार में उनको खुद भी नहीं पता कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी हो या आपने अपनी फ़ाइल मैनेज करवानी हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखने हैं, कहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, इस तरीके से अगर आपने अपनी फ़ाइल मैनेज करवानी हो तो उसमें हमारी टीम भी आपकी हेल्प कर सकती है। इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप कांटेक्ट करके हमारी टीम की सर्विसेज आप हासिल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सर्विसेज चार्जेस होंगे जो कि आपको पे करने होंगे, लेकिन आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप एम्बेसी में जो फ़ाइल लेके जा रहे हो वो फ़ाइल ठीक है या नहीं ठीक। इवन कि अगर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, लेकिन आपने फ़ाइल सही से मैनेज नहीं की, सिग्नेचर जगह के ऊपर नहीं किए हुए, या वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, तो उसकी बेस पे भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो खैर बहरहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि कैसे आपने फ़ाइल बनानी है। नंबर 1 पे जो आपने डॉक्यूमेंट रखना है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। हंगरी का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आना चाहिए। सेकंड नंबर पर 9.6 नंबर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका आना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए आपका प्री वर्क कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आएगा आपका मुंकायरुगेन इगज़ुलाश। मुंकायरुगेन इगज़ुलाश के बाद आपकी कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन की एक्सप्लेनेशन या एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट आ गया। एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट के बाद गाइज आपकी एड्रेस पेपर के एप्लीकेशन फॉर्म, एड्रेस पेपर के एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद कस्टमर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कस्टमर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लाइक फॉर एग्जांपल ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, या इसके अलावा और कोई भी आपके बैंक स्टेटमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं कस्टमर के, जो कस्टमर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसके बाद आएंगे। और इस तरीके से आपने अपनी फ़ाइल बनानी है और कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है हर उस जगह पे आपने अपने सिग्नेचर लाजमी करने हैं। तो गाइस इस तरीके से आपका इंटरव्यू होगा हंगरी की एम्बेसी के अंदर वर्क वीज़ा के लिए, और इस तरीके से आपने अपनी फ़ाइल मैनेज करनी है। और अगर आप अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की या डॉक्यूमेंट्स की जो आपको आपके एजेंट या कंसल्टेंट ने दी हैं उसकी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर। और ऑफ कोर्स जो भी डॉक्यूमेंट्स हम चेकिंग करते हैं उसकी एक सर्विस चार्जेस होते हैं जो कि आपको अदा करने होंगे, और हमारी टीम आपको इंशाल्लाह आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके दे देगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।